तारीख 23 अक्टूबर 2018, बेंगलोर। रात के करीब 12 बज रहे थे। पुलिस के 3 अधिकारी सिविल ड्रेस में ओरेकल कस्टमर केयर के ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंचे। ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी का ऑफिस बॉय दफ्तर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के पास गया और बोला, आपसे मिलने 3 साहब लोग आए हैं। वो एम्प्लॉय ओरेकल की एक टीम को हेड कर रहा था। उसने अपने टीम मेंबर्स से कहा, टीम फोकस ऑन द प्रोजेक्ट, मैं मिलकर आता हूं। फिर वो रिसेप्शन में पहुंचा और मिलने आए 3 लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया और अपनी डेस्क में जाने के लिए वापस मुड़ा। तभी एक अफसर ने उस शख्स को आवाज देते हुए कहा, हेलो मिस्टर तरुण, कैसे हैं आप? और आपकी वो टूटी हुई उंगली कैसी है? ये नाम सुनते ही उस एम्प्लॉय के सर से पसीना आने लगा। इसी के साथ वो अपनी टूटी हुई उंगली को देखने लगा। अपना खुद का नाम तरुण वो 15 साल बाद सुन रहा था। फिर पुलिस अफसर ने उसकी टूटी हुई उंगली पकड़ी और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो अपने ससुराल, वहां तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। तरुण पिछले 15 सालों से अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में प्रवीण भटेले के नाम से काम कर रहा था। आखिर तरुण ने ऐसा क्या किया था कि उसे अपना नाम तक बदलना पड़ा था? कौन था ये प्रवीण भटेले? आखिर पुलिस 15 सालों तक क्यों तरुण को नहीं पकड़ पाई थी? और उसने ऐसा क्या किया था कि अपना ही नाम सुनने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे? आज के एपिसोड में हम तरुण के केस की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी शुरू हुई थी दिसंबर 2002 में। इसी दिन अहमदाबाद में प्राइवेट स्कूल में फिजिकल ट्रेनर तरुण जिनराज की शादी सजनी नाम की लड़की से हुई थी। शादी के दिन सजनी ने तरुण से पूछा था, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? मतलब मैं आपको पसंद हूं ना? ऐसा तो नहीं कि आप किसी दबाव में शादी कर रहे हो? इसके जवाब में तरुण ने भी हंसते हंसते हाँ कह दिया था। फिर दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही फिर से सजनी ने तरुण से सवाल किया, आप मेरे साथ बेड शेयर करने से घबराते क्यों हैं? मेरे करीब ही नहीं आते हैं, और अगर मैं आना चाहूं तो आप दूर भाग जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या मुझ में? इस सवाल से तरुण परेशान सा हुआ और चिल्लाते हुए सजनी को कहा, अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हें मायके भेज दूंगा। सजनी को तरुण के इस तरह का बिहेवियर परेशान करने लगा था, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। शादी को 1 महीना ही बीता था कि एक दिन तरुण ने सजनी से कहा, अब से मुझे स्कूल की तरफ से टूर पर जाना पड़ेगा, इसलिए जब मैं टूर पर जाऊं तुम अपने मायके चली जाया करना, क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं है। फिर तारीख आई 5 फ़रवरी 2003। सजनी ने अपने मायके से घर आते वक्त अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप दे सकते हैं? सजनी के पापा ने बिना 1 मिनट गवाए उसे पैसे की गड्डी तो दे दी, लेकिन उन्हें मन ही मन कुछ अजीब सा लगा। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी खुश तो नहीं है। फिर तारीख आई 14 फ़रवरी 2003। वैलेंटाइन का दिन था। दोपहर को सजनी अपनी बहन से बात कर रही थी। बहन ने सजनी से पूछा भी, आज तो वैलेंटाइन डे है, कुछ तो स्पेशल प्लान की होगी। लेकिन तभी कमरे में तरुण आ गया और सजनी ने घबराहट में कॉल काट दिया। इसी दिन शाम को करीब 4:30 बजे सजनी के पापा के पास एक कॉल आया। उधर से तरुण की रोते हुए आवाज आई, पापा सजनी को कुछ हो गया है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे और देखा कि सजनी की लाश के बगल में जोर जोर से तरुण रो रहा था। घर वाले कुछ समझ पाते कि रोते रोते तरुण बेहोश हो गया। घर वालों ने उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और दूसरी तरफ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की।
शुरुआती दौर में लूटपाट का केस बना और बताया गया कि सजनी की मौत दुपट्टे से गला दबाकर की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को शक सजनी के पति तरुण के ऊपर भी था। लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए उससे कुछ पूछताछ नहीं हो पा रही थी। पुलिस की टीम घर वालों से पूछताछ कर ही रही थी कि पुलिस के पास हॉस्पिटल से कॉल आया और उस तरफ से कहा गया सजनी का पति तरुण पता नहीं कहां भाग गया है, काफी देर से मिल ही नहीं रहा है। अब यह खबर मीडिया में भी लीक हो चुकी थी। तरुण के ऊपर पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी। तरुण के माता पिता और भाई को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन तरुण का कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे साल 2006 आ गया। सजनी की मौत और तरुण को गायब हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी सजनी के घर वालों ने तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस में संपर्क किया। पुलिस को सीएम ऑफिस से फटकार लगी और जांच को तेज करने का आदेश मिला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज की तो उसे पता चला कि तरुण का शादी से पहले एक अफेयर चल रहा था, जिस लड़की से वो शादी के बाद भी बात करता था। यही वजह थी कि वो अपनी पत्नी के करीब नहीं आया करता था। किसी तरह पुलिस तरुण की प्रेमिका तक पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया, हाँ, सजनी की मौत के 2 दिन बाद 16 फेब को तरुण ने मुझे कॉल किया था और शादी करने के लिए कहा था। लेकिन तब तक मुझे सजनी की मौत की खबर लग चुकी थी। मैंने तरुण को यह कहते हुए मना कर दिया था कि मुझे किसी कातिल से शादी नहीं करनी। उसके बाद से उसका मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। धीरे धीरे साल 2009 आ गया। तरुण के पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी थी और उसका परिवार केरला शिफ्ट हो गया था। पुलिस को यह पता चला कि तरुण एक बार केरला आया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस तरुण को नहीं पकड़ पाई। वक्त बीतने के साथ ही पुलिस की तलाश भी सुस्त पड़ गई। फिर साल आया 2016। नए पुलिस ऑफिसर ने सजनी मर्डर केस की फाइल को रीओपन किया। अब चाहे पाताल से ढूंढ कर लाओ, लेकिन इस तरुण को पकड़ कर लाओ और इस केस को सॉल्व करो। पुलिस ने धीमी पड़ चुकी सजनी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू किया और अहमदाबाद से तरुण के भाई को उठाया। उससे हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन तरुण के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर तरुण के भाई ने पुलिस को बताया, तरुण के बारे में मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरी मां इस समय मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने लगी है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन तरुण उससे जरूर कांटेक्ट करता होगा। पुलिस की टीम ने तरुण और उसके परिवार से जुड़े करीब 4000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को भी खंगाला, लेकिन यह कोशिश भी पुलिस की खाली ही गई। सजनी के मर्डर और तरुण को फरार हुए 15 साल बीत चुके थे। साल 2018 आ गया। तभी एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आया। कॉल के उस तरफ वही तरुण की पुरानी प्रेमिका थी। उसने पुलिस से कहा, अभी कुछ दिनों पहले तरुण को मेरे दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में देखा है और तभी उसकी मां भी दिल्ली में थी। पुलिस ने बिना देर किए तरुण की मां के कांटेक्ट नंबर को सर्विलेंस में डाल दिया। पुलिस को उम्मीद थी कि उन्हें यहीं से कोई ना कोई सफलता मिलेगी। साथ ही पुलिस तरुण की मां पर नजर रखने लगी। तभी एक दिन तरुण की मां के नंबर पर बेंगलोर के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो कॉल कट गया। फिर पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी के ऑफिस का है। पुलिस को शक हुआ कि आखिर तरुण की मां को कस्टमर केयर कंपनी से क्यों कॉल आया। तब उस नंबर के आसरे अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर के लिए रवाना हुई।
बेंगलोर पहुंचने के बाद क्राइम ब्रांच टीम ने बेंगलोर पुलिस के साथ मिलकर ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी की एचआर हेड से कांटेक्ट किया और उनसे कहा, रूटीन प्रोसीजर के लिए पुलिस को आपके यहां काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए। पुलिस के पास ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी के एम्प्लॉयज की लिस्ट तो आ गई थी, लेकिन शुरू में पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कस्टमर केयर के एम्प्लॉयज की लिस्ट में किसी तरुण नाम के आदमी का नाम ही नहीं था। लेकिन तभी पुलिस के एक ऑफिसर की नजर लिस्ट के एक नाम पर पड़ी। ये नाम प्रवीण भटेले का था। उस ऑफिसर ने तुरंत अपने अधिकारियों से कहा, तरुण की मां प्रवीण भटेले नाम के आदमी से बहुत बात करती है। साथ ही तरुण की मां प्रवीण भटेले की पत्नी निशा से भी बातें करती है। मुझे लगता है प्रवीण भटेले ही तरुण है। फिर क्राइम ब्रांच के 3 ऑफिसर्स ने बिना देर किए रात को करीब 12 बजे सिविल ड्रेस में गाड़ी स्टार्ट की और ओरेकल कंपनी के कस्टमर केयर ऑफिस में पहुंच गए। उन्हें पता था कि तरुण की रिंग फिंगर टूटी हुई है। इतना क्लू उसकी पहचान के लिए काफी था। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने कस्टमर केयर कंपनी से प्रवीण भटेले को गिरफ्तार किया और उसकी टूटी हुई रिंग फिंगर को पकड़कर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ तरुण। फिर 24 अक्टूबर को पुलिस तरुण को 1500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद लेकर गई। एक लैंडलाइन नंबर की वजह से 15 सालों से फरार कातिल तरुण गिरफ्तार हो चुका था और उसने गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस से कहा था, मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मुझे पकड़ा कैसे। अहमदाबाद आने के बाद तरुण ने कबूल किया और कहा, हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी सजनी का मर्डर किया था, क्योंकि मुझे तब की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन फिर उसने शादी करने से मना कर दिया था। और हाँ, इन 15 सालों में मेरी बात केवल मेरी माँ से होती थी। माँ ने अपने दूर के रिश्तेदार के नाम पर एक और सिम ले रखी थी, जिसका यूज वो केवल मुझसे बात करने के लिए करती थी। इसके बाद पुलिस ने तरुण से पूछा कि ये प्रवीण भटेले कौन है, आखिर तरुण प्रवीण भटेले कैसे बन गया। तब तरुण ने बताया, सजनी का मर्डर करने के बाद मैं पहले दिल्ली गया और फिर भोपाल पहुंचा। वहां एक मेरे कॉलेज के दिनों का दोस्त प्रवीण भटेले रहा करता था। वो अपना एक कोचिंग सेंटर चलाया करता था। मैं कुछ दिनों तक उसके साथ रहा। फिर एक दिन मैंने उसके सभी आईडी कार्ड्स की स्कैन कॉपी बनाई और उसमें अपनी फोटो लगाकर मैं प्रवीण भटेले बन गया। फिर इसी नाम से मैंने पुणे में नौकरी की और वहीं मेरी मुलाकात निशा से हुई। मैंने निशा को बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मैंने और निशा ने शादी कर ली और बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। वहां हमारे 2 बच्चे भी हुए। निशा और मेरे 2 बच्चे भी मुझे प्रवीण भटेले के नाम से ही जानते हैं। इसी नाम से मैं 2 बार यूएसए भी हो आया हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। एक लैंडलाइन नंबर ने 15 साल पुराने कातिल को पुलिस के सामने बेनकाब कर दिया था। तरुण अभी साबरमती जेल में है और कोर्ट में उसका केस चल रहा है। सजनी के परिवार वालों को एहसास हो चुका है कि उन्होंने अरेंज मैरिज के नाम पर एक गलत इंसान से अपनी लड़की की शादी कर दी थी, जिसका अफसोस उन्हें उम्र भर रहेगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट सजनी को इंसाफ जरूर देगी।
दुनिया में जुर्म की कई ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जिन्हें कभी किसी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था। वो जुर्म बस गुस्से में हो गए थे। उन जुर्म को छुपाने के लिए ऐसे खतरनाक तरीके का इस्तेमाल किया गया था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। ऐसे ही गुस्से में किए गए जुर्म की कहानी आपने अपराध के पहले एपिसोड में तंदूर कांड के नाम से सुनी थी। आज के एपिसोड में भी आप ऐसी कहानी सुनेंगे जिन्होंने जब शादी की और प्यार किया तो ऐसा किया कि लोगों ने कहा प्यार हो तो इस कपल की तरह हो। समय बीता और उस प्यार ने ऐसी नफरत का रूप लिया कि एक पढ़े लिखे पति ने अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसे छुपाने के लिए उसकी बॉडी को 70 टुकड़ों में काटा और डीप फ्रीजर में 57 दिन के लिए रख दिया। उस जुर्म ने देहरादून की शांत घाटी को पूरी तरह से दहला दिया था। चारों तरफ एक ही सवाल था कि आखिर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को क्यों मारा। आज के एपिसोड में हम देहरादून की अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी साल 1992 से शुरू होती है। यही वो साल था जब राजेश गुलाटी की मुलाकात अनुपमा से हुई थी। इन दोनों का पहली नजर का ही इश्क था, जिसका इजहार राजेश ने अनुपमा से कुछ ये कहते हुए किया था, अनुपमा क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, तुम ऐसी लड़की हो जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अनुपमा ने भी राजेश के प्रपोजल का जवाब बड़े ही फिल्मी अंदाज से देते हुए कहा था, पहले तुम मेरी तरफ से ये गुलाब एक्सेप्ट करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। मैं शादी के लिए हाँ तो कह दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर तुम बस लॉयल्टी का वादा कर सको, देन आई एम योर्स। शायद अनुपमा को पहले से ही राजेश की लॉयल्टी पर शक था, इसीलिए उसने ये वादा लिया था। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। कई साल दोनों प्यार में खूब प्यार मोहब्बत से रहे। राजेश की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी भी लग गई और 10 फरवरी 1999 को राजेश ने अनुपमा के साथ परिवार की मर्जी से लव मैरिज कर ली। दोनों के बीच शादी के बाद भी बढ़िया बॉन्डिंग थी और वो समय भी आ गया जब अनुपमा और राजेश 2 बच्चों के माता पिता बन गए। तारीख आई 17 अक्टूबर 2010। इसी दिन अनुपमा अपने पति राजेश के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और शाम होते होते अनुपमा गुलाटी देहरादून से गायब हो गई। अनुपमा के मायके वाले दिल्ली में रहा करते थे और हफ्ते में एक बार उनकी बात अनुपमा से जरूर होती थी। इसी बातचीत के लिए 25 अक्टूबर 2010 को अनुपमा की मां ने देहरादून में अनुपमा के घर कॉल लगाया, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। शाम तक कई बार कॉल लगाए, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। अनुपमा की मां को चिंता हुई। उन्होंने दूसरे दिन राजेश गुलाटी के मोबाइल पर कॉल किया। राजेश ने फोन उठाया और कहा, अनुपमा और मेरी लड़ाई चल रही है। वो मुझसे नाराज होकर अपनी दोस्त के यहां चली गई है। आप चिंता मत करिए, वो वापस लौट आएगी। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। धीरे धीरे समय बीता और नवंबर आ गया। अनुपमा के घर से कई बार कॉल आया और हर बार राजेश ने एक ही जवाब दिया कि आप लोग चिंता ना करिए, वो घर वापस आ जाएगी। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अनुपमा गुलाटी को देहरादून से गायब हुए 57 दिन हो चुके थे। तारीख आई 12 दिसंबर 2010। सुबह सुबह किसी ने राजेश गुलाटी के घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। जैसे ही राजेश ने दरवाजा खोला, सामने अनुपमा का भाई एसके चौधरी खड़ा हुआ था। उसने राजेश से कहा, आप सही सही बताइए, मेरी बहन अनुपमा कहाँ है? अगर नहीं मालूम है तो पुलिस स्टेशन चलिए।
मुझे अपनी बहन की चिंता हो रही है। वो ऐसे पहले कभी गायब नहीं हुई थी। शुरू में तो राजेश अनुपमा के भाई को देखकर चौंक गया, लेकिन फिर उसने बड़े आराम से जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहते हो कि हम पुलिस स्टेशन चलें तो फिर चलो। जैसे ही अनुपमा का भाई और राजेश पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाले थे, उसी वक्त अनुपमा के भाई के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। वो मैसेज अनुपमा के नंबर से आया था और उसमें लिखा था, भाई तुम लोग मेरी चिंता ना करो, मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूं और मैं बहुत खुश हूं। ये मैसेज देखते ही अनुपमा के भाई को राजेश के ऊपर शक हुआ और वो अकेला ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, मेरी बहन अनुपमा पिछले 57 दिनों से गायब है। उसके पति ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। प्लीज मेरी बहन की तलाश करिए। देहरादून की एक औरत 57 दिनों से गायब है। ये बात सुनते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अपनी गाड़ी में अनुपमा के भाई को बिठाकर सीधे राजेश गुलाटी के घर पहुंची। इस बार पुलिस ने राजेश गुलाटी के घर को जोर जोर से खटखटाया। राजेश ने दरवाजा खोला ही था कि पुलिस ने सीधे उससे सवाल कर दिया, 57 दिन से आपकी पत्नी गायब है और आप आराम से नाश्ता कर रहे हैं, पुलिस के पास क्यों नहीं आए? राजेश ने कहा, मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, हम दोनों के बीच अधिकतर लड़ाई होती रहती थी। पुलिस ने राजेश से कुछ और सवाल किए। राजेश ने सभी सवालों का जवाब बड़े आराम से दिया। पुलिस को ऐसा लग चुका था कि अनुपमा के गायब होने के पीछे पति राजेश का कोई हाथ नहीं है। पुलिस वापस लौटने ही वाली थी कि एक ऑफिसर की नजर नए नए खरीदे बड़े फ्रीजर पर गई। उसने राजेश से सवाल किया, इस फ्रीजर का यूज तो दुकानों में होता है, आप क्यों रखे हैं इसे? ये सवाल सुनते ही राजेश घबरा गया और उसके सर से पसीना टपकने लगा। पुलिस को शक हो गया था कि इस फ्रीजर के अंदर जरूर कोई राज छुपा है। फ्रीजर के ताले को तोड़ा गया। फ्रीजर के अंदर बहुत सारी काली काली पॉलिथीन रखी हुई थी। एक एक पॉलिथीन को फाड़ा गया तो उसके अंदर के नजारे को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। हर पॉलिथीन के अंदर अनुपमा के बॉडी के टुकड़े थे। कुल मिलाकर अनुपमा की बॉडी को 70 टुकड़ों में काटा गया था। फ्रीजर के पास बैठकर राजेश गुलाटी रो रहा था और कह रहा था, हाँ मैंने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। अनुपमा का भाई राजेश गुलाटी का कॉलर पकड़कर उसे मार रहा था। पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार किया और उससे पूछा, जब तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे तो उसका मर्डर क्यों किया? तब राजेश गुलाटी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहानी सुनाई थी। मेरी और अनुपमा की शादी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारे 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि अनुपमा मेरे को टाइम ही नहीं देती थी। उसका सेक्स से भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था। उसी बीच जॉब के लिए मेरा कोलकाता जाना हुआ, जहां मेरी जिंदगी में एक और लड़की आई, जिसे मैं प्यार तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ और मेरी लाइफ में जो कमी थी वो उस लड़की ने पूरी कर दी थी। उसके साथ मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैंने कोलकाता में ही दूसरी शादी भी कर ली थी। पता नहीं कैसे ये बात मेरी पहली पत्नी अनुपमा को पता चल गई। उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि मैंने अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दिया था। इसके बाद मैं और अनुपमा अपने बच्चों के साथ देहरादून शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा था कि अनुपमा ने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे रोज भला बुरा कहती थी, मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे सेक्स स्लेव बना दिया था। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे अंदर से अनुपमा के लिए प्यार खत्म हो गया और उसके लिए गुस्सा भर गया।
17 अक्टूबर के दिन भी वो मुझसे लड़ाई कर रही थी, मुझे भला बुरा कह रही थी। तब गलती से मेरा हाथ उसके ऊपर उठ गया था और वो जाकर बेड के कोने से टकरा गई, जिसकी वजह से उसका सर फट गया था। उसके सर से खूब खून बह रहा था। तब मुझे लगा कि अगर ये बच गई तो मुझे जेल पहुंचा देगी। तब मैंने उसके मुंह के अंदर रुई भर दी और उसके मुंह को तब तक जोर से दबाया जब तक वो मर नहीं गई। इसके बाद मैंने बाजार से औजार खरीदा और बाथरूम में अपनी पत्ती के 72 टुकड़े किए और डीप फ्रीजर लाकर उन्हें उसके अंदर रख दिया। अब मैं धीरे धीरे करके इन्हें ठिकाने लगाने वाला था। मैं अपनी पत्नी से पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे नफरत करने में मजबूर कर दिया था। मुझे उसे मारने का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख केवल मेरे बच्चों के लिए है और उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी, लेकिन फिर गुस्से में उसका मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी को 72 टुकड़ों में काटकर डीप फ्रीजर में सजाकर रख दिया। इस केस ने देहरादून ही नहीं, पूरे देश को सोचने में मजबूर कर दिया था। पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। अब देखते हैं कोर्ट राजेश गुलाटी को क्या सजा सुनाती है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।